साल 1870 का जमाना था जब बरसगीर के दूर दराज इलाकों में रेलवे का निजाम अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में था। इन दिनों रेलगाड़ियां न सिर्फ सफर का जरिया थीं बल्कि लोगों के लिए एक नई दुनिया के इम्कानात की अलामत भी थीं। लेकिन इस नई इजाद के साथ कुछ तारीख और पुरस्रार कहानियां भी जड़ी हुई थीं। आज की रात जो कि एक सर्द और धुंधले चांद की रोशनी में डूबी हुई थी, ऐसी ही एक कहानी का आगाज हुआ। राहुल एक 28 साला नौजवान जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी वालिदा और छोटी बहन के साथ रहता था, ने हाल ही में एक नौकरी के लिए दावतनामा हासिल किया था। ये नौकरी एक छोटे से कस्बे शामपुर में रेलवे कंपनी के दफ्तर में मुलाजिम के तौर पर थी। शामपुर एक ऐसी जगह थी जो जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई थी, जहां शहरी जिंदगी की बजाय फितरत का राज था। राहुल के पास सफर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रात की रेलगाड़ी जो शहर से शामपुर तक चलती थी। इस रेलगाड़ी का नाम था ईशाम का सफर, जो अपने वक्त से पहले ही एक अजीब व गरीब शोहरत रखती थी। लोग कहते थे कि ये रेलगाड़ी कभी कभार बगैर किसी वजह के रास्ते से हिट जाती है और मुसाफिरों को गैर मालूम मकामात पर ले जाती है। राहुल ने इन अफवाहों को महज बातें समझा और रात के 10 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर एक गहरा सन्नाटा था, जैसे कि फितरत खुद इस रात के सफर से डर रही हो। रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पर दाखिल हुई। इसका भारी इंजन धुआं उग रहा था और उसकी रोशनी धुंध में गुम होती दिखाई देती थी। राहुल ने अपना सामान उठाया और अपनी सीट पर बैठ गया। इसकी नशिस्त एक खिड़की के करीब थी जहां से जंगल का नजारा नजर आता था, लेकिन रात के अंधेरे में सिर्फ दरख्तों की सिया छाया ही दिखाई देती थी। रेलगाड़ी चल पड़ी और राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज ने इसे झंझोड़ दिया। ये आवाज किसी बच्चे के रोने की थी, लेकिन जब उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो कोई बच्चा नजर नहीं आया। इसने सोचा कि शायद इसका दिमाग इस सफर की थकावट की वजह से इसे धोखा दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ी जंगल के गहराइयों में दाखिल होती गई, वो आवाज बुलंद होती चली गई। राहुल ने अपनी हिम्मत जमा की और उठकर अपने डब्बे से बाहर निकला। डब्बे के कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो अपनी आंखों को मसल रहा था। राहुल ने इससे पूछा, क्या आपने भी ये आवाज सुनी? बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, बेटा, ये रेलगाड़ी बहुत सी रूहों को अपने साथ लेकर चलती है। ये आवाज उन्हीं की हो सकती है। राहुल ने हंसी में टाल दिया, लेकिन इसके दिल में एक खौफ जाग उठा। रात के 2 बजे के करीब राहुल ने महसूस किया कि रेलगाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई है। इसने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि रेलगाड़ी अब किसी नए रास्ते पर चल रही है। जंगल और गहरा हो गया था और चांद की रोशनी भी अब धुंध में खो गई थी। इसने दूसरे मुसाफिरों से पूछा, लेकिन सब खामोश थे, जैसे कि वो इसे नजरअंदाज करना चाहते। अचानक रेलगाड़ी एक धक्का लगने से रुक गई। राहुल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। इसने इंजन ड्राइवर के काबैन की तरफ जाने की कोशिश की। जब वो वहां पहुंचा तो इसे हैरत हुई कि काबैन खाली था। इंजन खुद ब खुद चल रहा था, जैसे कि कोई नामालूम ताकत इसे कंट्रोल कर रही हो। इसी वक्त इसकी निगाह एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो काबैन के फर्श पर पड़ी थी। इसने इसे उठाया और खोला। डायरी के सफ़हात पीले पड़ चुके थे और उस पर 1870 का साल लिखा था। पहले सफ़े पर लिखा था, मैं रामचंद्र, इस रेलगाड़ी के पहले ड्राइवर, अपनी कहानी लिख रहा हूँ। ये रेलगाड़ी एक लानत बन चुकी है। हमने इसे बनाते वक्त एक कदीम कब्रिस्तान को तबाह किया और अब इसकी रूहें हमें सजा दे रही हैं। राहुल के हाथ कांपने लगे जैसे वो मजीद पढ़ता गया। डायरी के मुताबिक 1870 में ये रेलगाड़ी अपने पहले सफर के दौरान एक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा मुसाफिर मारे गए थे। इसके बाद से ये रेलगाड़ी हर साल इसी रात एक नए रास्ते पर चल पड़ती थी और मुसाफिरों को ले जाती थी कहीं और। राहुल ने सोचा कि शायद इसे कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसने डायरी के आखिरी सफ़े पर नजर डाली जहां लिखा था, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ी को रोकने का वाहिद तरीका है कि आप इसकी रूहों से मुआफ़ी मांगें। राहुल ने सोचा कि यह सब बेमानी है, लेकिन इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। राहुल ने हिम्मत की और बुलंद आवाज में कहा, अगर आप यहाँ हैं तो मुझे मुआफ कर दें। मैं इस रेलगाड़ी में जानबूझ कर नहीं आया। इसकी आवाज गूंजती हुई रेलगाड़ी के अंदर फैल गई। अचानक एक सद हुआ का झोंका आया और काबैन में मौजूद सब कुछ हिलने लगा। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लें और जब उसने आंखें खोली तो रेलगाड़ी दोबारा चल पड़ी थी।
लेकिन इस बार ये इसी असली रास्ते पर वापस आ गई थी। सुबह के वक्त जब रेलगाड़ी शामपुर स्टेशन पर पहुंची, राहुल ने सिक का सांस लिया। इसने डायरी को अपने पास रख लिया ताकि वो इसकी तहकीक कर सके। जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो इसने पीछे मोड़कर देखा। रेलगाड़ी अब धुंध में गुम हो चुकी थी, लेकिन इसके धुएं में एक अजीब सी शक्ल दिखाई दी, जैसे कि कोई इसे अलविदा कह रहा हो। नतीजा, राहुल ने इस वाकये को कभी नहीं बयाला। इसने शामपुर में नौकरी शुरू की, लेकिन हर रात जब वो सोता, इसे वही रेलगाड़ी और जंगल का मंजर ख्वाबों में नजर आता। कुछ लोगों का कहना है कि इसने बाद में इस डायरी की बुनियाद पर एक किताब लिखी जो सफर का खौफनाक मंजर के नाम से शाये हुई। लेकिन इस किताब की कापियां आज भी नायाब हैं और लोग इसे महज अफसाना समझते हैं। शायद ये रेलगाड़ी अब भी कहीं जंगल में चल रही हो, अपने मुसाफिरों को लेकर एक नाकाबिल यकीन सफर पर, और शायद कोई और राहुल उसकी रूहों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो।